हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? तो मैं लेकर आई हूँ 27 अप्रैल से सेकेंडमी की हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। एंड पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दिस इज़ नॉट एन एनालिसिस, दिस इज़ नॉट एन एनालिसिस, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2026 का ही ताज़ा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है? आपको लाइक कर देना है, आपको शेयर करना है और आपको क्या कर देना है? सब्सक्राइब करना है। बस आपका इतना ही काम है, बाकी काम मेरा है। बस बने रहिए आप ना लाइव में, मतलब बस बने रहिए आप वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपराधिक षड्यंत्र मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 या फिर 10? सारे के सारे लोग बताएंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कितने परसेंट यहाँ पे होना अनिवार्य है हमारे पास। तो कम से कम जो मिनिमम होना चाहिए मिनिमम पर्सन जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम विवरण देखेंगे। षड्यंत्र अकेले नहीं रचा जा सकता है। कानूनन आपराधिक षड्यंत्र माना जाता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अवैध कार्य को करने या फिर किसी कानूनी कार्य को अवैध तरीके से करने की योजना बनाते हैं। इसमें केवल योजना बनाना ही सजा के लिए पर्याप्त हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने योजना ही बनाई तो भी सजा के लिए आप ये पर्याप्त है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डकैती के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना आवश्यक है? 2, 3, 5 या फिर अधिक या फिर 10? डकैती के लिए कितने आदमी चाहिए? तो डकैती के लिए कम से कम 5 इंसान चाहिए। तो कम से कम कितना चाहिए? 5 या फिर उससे अधिक। सी फॉर चेन्नई। चोरी और लूट से अलग डकैती में व्यक्तियों की संख्या महत्वपूर्ण है। जब 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या फिर लूट का प्रयास करते हैं तो उसे कानूनी रूप से डकैती कहा जाता है। यदि संख्या 5 से कम है तो उसे केवल हम क्या कहेंगे? रॉबरी कहेंगे या फिर हम कहेंगे लूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, जालसाजी मतलब फॉर्जरी का संबंध किससे है? मारपीट से, झूठे दस्तावेज बनाना, रिश्वत लेना या फिर जुआ खेलना? सारे के सारे लोग बताएंगे फॉर्जरी। तो फॉर्जरी मतलब जालसाजी या फिर हम कहें कि झूठे दस्तावेज बनाना। ठीक है, सो झूठे दस्तावेज बनाना आंसर जो रहेगा। फॉर्जरी का मतलब झूठे दस्तावेज बनाना। जालसाजी का अर्थ है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या फिर धोखा देने के इरादे से जाली या नकली दस्तावेज बनाना। इसमें किसी के हस्ताक्षर की नकल करना, झूठे प्रमाण पत्र बनवाना या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर करना शामिल है। यह एक गंभीर आपराधिक श्रेणी का कृत्य है। ठीक है, तो मतलब क्रिमिनल केसेस में आता है ये। आगे बढ़ेंगे। गबन मतलब एम्बेजलमेंट का क्या मतलब है? हत्या है, विश्वास में दी गई संपत्ति का दुरुपयोग करना, घर में घुसना या फिर अपहरण। सारे लोग बताएंगे गबन का क्या मतलब होता है। तो गबन का एम्बेजलमेंट करना मतलब जैसे आप और आपके फ्रेंड थे, आपने दोस्ती यारी में दे दिया कि भाई ये सामान तू रख ले, उसने क्या कर लिया? एम्बेजल कर लिया, गबन कर लिया, है ना। तो विश्वास में दी गई संपत्ति का दुरुपयोग करना, एम्बेजल करना। सो इसे आपराधिक विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कहा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को भरोसे पर कोई संपत्ति या पैसा दिया जाता है और वह व्यक्ति उसे मालिक को वापस करने के बजाय बेईमानी से अपने इस्तेमाल में ले लेता है, यूज कर लेता है या फिर उसे हड़प लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बेजलमेंट या फिर हम कहते हैं गबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब असंज्ञेय अपराध में पुलिस क्या नहीं कर सकती? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या नहीं कर सकती? बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, गवाही नहीं ले सकती, चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती या फिर कोर्ट नहीं जा सकती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि क्रिमिनल केस नहीं है, किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा कि बिना वारंट के वो पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती नॉन एम्बेजलमेंट केस में, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में या फिर असंज्ञेय अपराध में। जान माल की नुकसान, अगर जान की नुकसान नहीं हुई है तो बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय मतलब गंभीर और दूसरे असंज्ञेय मतलब कम गंभीर। मतलब या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। असंज्ञेय अपराध जैसे कि मानहानि या फिर साधारण मारपीट में पुलिस बिना अदालती वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और ऐसे मामलों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति जो है वो अनिवार्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 31, एफएसएल का पूर्ण रूप क्या है? एफएसएल का फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, सेकंड ऑप्शन है फास्ट साइंस लॉ, थर्ड है फर्स्ट सेफ्टी लिस्ट या फिर फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मल साइंस लैब। सारे लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज है तारीख 2 में और आज तो पेपर नहीं था, बट कल भी नहीं है और परसों से फिर पेपर है, मतलब फोर्थ में से अगेन पेपर है एसएससी जीडी के। ठीक है,
सो जिनका भी पेपर है दोस्तों पढ़ते रहो विदाउट एनी ब्रेक। हाँ तो बताइए एफएसएल का पूरा नाम क्या है? सारे के सारे लोगों से गुजारिश से बताएंगे। एफएसएल का हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। ए फॉर एप्पल इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। तो इसे हिंदी में हम कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। हिंदी में क्या कहते हैं? विधि विज्ञान प्रयोगशाला। यहाँ अपराध स्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों जैसे कि फिंगरप्रिंट, खून के नमूने, जहर या जाली दस्तावेजों की वैज्ञानिक जांच होती है। इसकी रिपोर्ट अदालत में एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ साक्ष्य मतलब एक्सपर्ट एविडेंस के रूप में मान्य होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शिनाख्त परेड मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों की जाती है? सजा देने के लिए, गवाह द्वारा आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस की परेड के लिए या फिर रिहाई के लिए? भाई साहब ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। हमारा शिनाख्त जो रहेगा गवाह द्वारा आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, इसीलिए कहते हैं हिंदी टफ नहीं है। हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा लीगल है, मतलब पुलिस और पुलिस के जो केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड है, क्योंकि जीडी का पेपर है ही ऐसा, इस वजह से, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। आई होप आपको प्रॉपर मेरी आवाज़ आ रही होगी और विजिबल होंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सो आंसर इज ये बी फॉर बॉम्बे। जब गवाह कहता है कि उसने अपराधी को देखा था लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता, तो पुलिस फिर क्या करती है? शिनाख्त परेड करती है। इसमें आरोपी को कई मिलते जुलते व्यक्तियों के साथ खड़ा कर दिया जाता है और गवाह से उसे पहचानने को कहा जाता है। इससे जांच की सही दिशा सही होने की पुष्टि होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रति परीक्षा मतलब जिरह किसे कहते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। जिरह किसे कहते हैं? सारे लोग बताएंगे जिरह क्या होता है। तो जिरह होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन, डी फॉर दिल्ली। जिरह जो होता है या फिर हम कहते हैं प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। थोड़ा सा विवरण देखेंगे इसमें हम। यह साक्ष्य प्रक्रिया का दूसरा चरण है। पहले गवाह को बुलाने वाला पक्ष उससे सवाल पूछता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर दूसरा पक्ष जो है विपक्षी उसी गवाह से सवाल पूछता है ताकि उसकी सच्चाई परखी जा सके। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्रॉस एग्जामिनेशन और हिंदी में जिरह या फिर प्रति परीक्षा कहते हैं। सो इस वजह से थोड़ा सा ना हिंदी जो हमारी है SSC की टफ हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। दस्तावेजी साक्ष्य मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या है शामिल होता है? इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख, मानचित्र, फोटो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर ऑल। सारे लोग बताएंगे। हमारा जो है दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री में सारा आ जाएगा, चाहे आप इंस्क्रिप्शन ले लें, चाहे आप मानचित्र ले लें, चाहे आप फोटो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑल, डी फॉर दिल्ली, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। सो कानून की नज़र में दस्तावेज का मतलब होता है दस्तावेज का मतलब केवल कागज नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग पत्थरों पर खुदे शिलालेख, नक्शे, फोटो, वीडियो या कंप्यूटर में मौजूद ईमेल और रिकॉर्ड, ये सभी दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं और इन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। नार्को टेस्ट की कानूनी स्थिति क्या है? नार्को टेस्ट की कानूनी स्थिति क्या है? यह पूर्णतः ठोस सबूत है। बिना सहमति के इसे सबूत नहीं माना जा सकता है। यह अवैध है या फिर इसे केवल पुलिस करती है। सारे के सारे लोग बताएंगे नार्को टेस्ट क्या होता है। अभी खान सर का हुआ था, आप लोगों को मतलब हुआ नहीं था, सर बोल रहे थे कि नार्को टेस्ट हमारा करवा लो, ऐसा कुछ जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो, है ना। तो नार्को टेस्ट क्या होता है? तो हमारा नार्को टेस्ट क्या रहेगा? नार्को टेस्ट की कानूनी स्थिति क्या है कि बिना सहमति के इसे सबूत नहीं माना जा सकता है। जब तक आप सहमति नहीं देंगे तब तक नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ केसेस हैं उसमें भी एक्सेप्शन है, बट नॉर्मल केसेस में। सुप्रीम कोर्ट के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भी टेस्ट देता है तो उसकी रिपोर्ट को तब तक ठोस नहीं माना जाता जब तक कि उसके आधार पर कोई नई बरामदी ना हुई हो, मतलब उसके अलावा भी कोई एविडेंस ना मिले हों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 50 क्वेश्चन आई हैव 50 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे और आज जो क्वेश्चन है तो वो 25 क्वेश्चन आज कराई दे रही हूँ। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर देखना। आरोपों का विवेचन, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कौन करता है? पुलिस, वकील, शिकायतकर्ता या फिर न्यायालय। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कौन करता है? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो डेफिनेटली हमारा जुडिशरी जो है जज का काम करता है, तो डेफिनेटली न्यायालय हो जाएगा। आंसर डी फॉर दिल्ली, न्यायालय। आरोपों का विवेचन, पुलिस केवल चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल करती है, लेकिन उन आरोपों पर मुहर लगाना कि भाई इसने क्राइम किया कि नहीं किया और यह तय करना कि आरोपी पर बिना किन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए, यह केवल न्यायालय का कार्य है। इस प्रक्रिया को फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहते हैं, जिसके बाद ही असली ट्रायल स्टार्ट होता है या फिर शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये नया चैनल है और इसके साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं SSC का लाइव मॉक करवा रही हूँ।
एसएससी अभी सीजीएल का लाइव मॉक चल रहा है, जो कि चलता है 9:05 से लेके 11:30 PM तक एवरीडे। तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें। और चैनल का नाम है विराट विजन, चैनल का नाम है विराट विजन, तो प्लीज़ मुझसे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नो संडे, नो मंडे एंड नो हॉलीडे, नो फेस्टिवल एज वेल। तो हमारे पास है जब तबीयत खराब होती तभी बस छुट्टी। आरोपी पर है, प्रोसिक्यूशन पर है, जज पर या फिर गवाह पर। बर्डन ऑफ प्रूफ आपराधिक मामलों में सामान्यता किस पर होता है? आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? सारे के सारे लोग बताएंगे। सो हमारा आंसर जो रहेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। तो हमारा आंसर जो रहेगा मेरे दोस्त, आरोपी पर नहीं, प्रोसिक्यूशन पर रहेगा, अभियोजन पर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन पर। हाँ, इसका आंसर पढ़ते हैं। आपराधिक न्याय का सिद्धांत, जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक आरोपी निर्दोष है, इसलिए यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी ने ही अपराध किया है। पूरी तरह अभियोजन सरकारी पक्ष या पुलिस की होती है। उन्हें मामले को संदेह से परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है कि हाँ इसी ने क्राइम किया हुआ है, पुलिस को साबित करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। आई होप मैं आपको प्रॉपर विजिबल होंगी। नेक्स्ट है अनुश्रुत साक्ष्य, हियर से एविडेंस का क्या मतलब होता है? आंखों देखी बात, सुनी सुनाई बात, जो कि सामान्यतः मान्य नहीं होती है, लिखित दस्तावेज या फिर वैज्ञानिक रिपोर्ट। अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है? हियर से एविडेंस। अब डेफिनेटली ये बात हो जाएगी सुनी सुनाई बात, मैंने ये सुना था, उसने ये सुना, उसने ये कहा, ऐसा करके सुनी सुनाई बात जो होती है, या ऐसा कहूँ किवदंती, जैसे हमारे दादा लोग ऐसा कह गए, ऐसा कह गए हैं, उनने उसे सुना, उनने फिर अपना कुछ मटेरियल ऐड किया, फिर इसके बाद ऐसा है ना, चटपटा मसाला। इसका अर्थ है कि किसी ऐसी बात की गवाही देना जो गवाह ने खुद अपनी आंखों से नहीं देखी या फिर कानों से नहीं सुनी, बल्कि किसी और से सुनी है। कानून में सुनी सुनाई बातें साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होती हैं, क्योंकि वे अविश्वसनीय हो सकती हैं। साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई विटनेस कौन है? जिसने घटना के बारे में सुना हो, जो पुलिस का मित्र हो, जो आरोपी का रिश्तेदार हो, जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो। आई विटनेस। अब आई विटनेस वो होता है जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम प्रेशियस है, मेरा भी टाइम प्रेशियस है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का गवाह होता है। चश्मदीद गवाह वह व्यक्ति है जो अपराध होते समय वहां मौजूद था और उसने पूरी घटना को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है। इसकी गवाही किसी भी केस का रुख बदलने और सजा दिलवाने में सबसे बड़ी या फिर अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 40। सीजर मेमो क्या है? गिरफ्तारी की रसीद, बरामद किए गए सामान की सूची, कोर्ट का बुलावा या फिर जमानत के कागजात। सीजर मेमो, सारे के सारे लोग बताएंगे सीजर मेमो क्या होता है। तो हमारा आंसर जो रहेगा कि जैसे किसी ने कोई इक्विपमेंट से किसी को उड़ा दिया, तो वो क्या रहेगा, हमारा बरामद किए गए सामान की सूची। कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, और कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई डिजिटल गैजेट हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना। आगे बढ़ेंगे। सो जब पुलिस किसी आरोपी के पास से या घटना स्थल से कोई सामान जैसे कि हथियार, चोरी का माल, ड्रग्स बरामद करती है, तो वह मौके पर एक दस्तावेज रेडी करती है। इसमें बरामद सामान का पूरा विवरण और गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। इसी कानूनी सूची को सीजर मेमो या फिर जब्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बायलॉज क्या होते हैं? संसद के कानून हैं, स्थायी निकायों द्वारा बनाए गए उप नियम हैं, पुलिस के नियम है, या फिर इंटरनेशनल कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हमारे पास है बायलॉज क्या होते हैं, सारे के सारे लोग बताएंगे बायलॉज क्या होते हैं। सो डेफिनेटली हमारा जो रहेगा स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए उपनियम स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी द्वारा, है ना। तो हमारे पास संसद जो कानून बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। लेकिन नगर पंचायत, नगर निगम या किसी हाउसिंग सोसाइटी जैसी संस्थाएं जो अपने सुचारू संचालन के लिए कि भाई व्यवस्था अच्छी रहे, छोटे छोटे नियम बनाती है, उसे बायलॉज या फिर हम क्या कहते हैं? उपविधि। यह केवल किसी विशेष संस्था या फिर क्षेत्र पर लागू होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। जजमेंट एंड ऑर्डर में क्या मुख्य अंतर है? निर्णय और आदेश में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है। निर्णय में विवाद का अंतिम निपटारा होता है और आदेश प्रक्रियात्मक होता है। आदेश केवल पुलिस देती है, निर्णय केवल राष्ट्रपति देते हैं। दोस्त ये गलत हो जाएगा। आंसर जो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट उत्तर हियर। कोई अंतर नहीं भाई साहब, गलत है। केवल पुलिस देगी, केवल राष्ट्रपति देगी। जहां भी केवल आए तो थोड़ा सा प्लीज बी केयरफुल, जहां भी केवल आए, है ना। निर्णय, जजमेंट वह अंतिम फैसला होता है जिससे पूरा केस खत्म हो जाता है। इसके विपरीत आदेश, ऑर्डर केस के दौरान कभी भी दिए जा सकते हैं। जैसे अगली तारीख तय करना है, किसी दस्तावेज को मंगवाना है। हर निर्णय के बाद एक आदेश जारी होता है, लेकिन हर आदेश अपने आप में निर्णय नहीं होता है। तो प्लीज़ बी रिमेंबर, मतलब याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वो वारंटो। भाई ये रिट है और ये सुप्रीम कोर्ट की रिट है। हम आदेश देते हैं रोकना, प्रमाणित करना या फिर आपका अधिकार क्या है? क्वो वारंटो का क्या है? सो क्या बोलते हैं?
क्यू वारंटो का क्या है? तुम्हारा आंसर जो रहेगा मेरे ख्याल से रोकना, प्रमाणित करना नहीं है। हमारा आंसर जो रहेगा व्हाट इज योर राइट, क्यू वारंटो, आपका अधिकार क्या है, आपका क्या अधिकार है, ये हमारा क्यू वारंटो होता है, ठीक है। और हम आदेश देते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मैंडामस। क्या होता है मैंडामस? हिंदी में मुझे भी नहीं पता। एनीवे, यह संविधान के आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी होने वाली एक रिट है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद मतलब पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। कोई इस रिट के माध्यम से उससे पूछती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। वाइडेबल का क्या मतलब होता है? जो शुरू से ही गलत हो, जब एक पक्ष की इच्छा पर रद्द किया जा सके, जो पूरी तरह सही हो, जिसे पुलिस रद्द करे। वाइडेबल मतलब होता है कि जैसे एक मेजर है, आप हैं 18 साल के ऊपर, एक बच्चा है मतलब वो है 15-16 साल का, आपने उससे कहा कि हम दोनों ऐसा काम करते हैं, है ना, कोई इलीगल काम करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आप फंसे जाएंगे, माइनर बच जाएगा। या फिर ऐसा ये एक केस हो गया। दूसरा केस ऐसा कि जैसे आपने कहा कि अगर तेरे इतने % आएंगे 10th में तो मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा, और अगर नहीं आएगा तो तू मुझे ये ऐसा करेगा, मतलब कुछ भी देगा। तो मेजर को तो अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, बट माइनर वो कर सकता है। तो ये वाइडेबल है, मतलब मेजर की कोई लायबिलिटी नहीं, सॉरी माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो एक पक्ष की इच्छा पर रद्द किया जा सकता है, बस यहाँ पे वाइडेबल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास सुन्नीकरण अनुबंध वे होते हैं जिसमें कानूनन कोई कमी होती है, जैसे कि डरा धमकाकर साइन करवा देना, है ना। कोअर्शियन है, जैसे कोअर्शियन है कि नहीं अगर मुझे गाड़ी नहीं दिलाओगे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, ऐसा करके डरा धमकाकर साइन लगवा देना। ऐसा समझौता जब तक वैध रहता है जब तक कि पीड़ित पक्ष उसे शुरुआत में चुनौती देकर रद्द ना करवा दें। यह शून्य मतलब शुरुआत से ही बेकार होता है, खराब होता है, मतलब इलीगल होता है, काइंड ऑफ अवॉइडेबल होता है। लोक सेवक की श्रेणी में कौन नहीं आता है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नहीं। न्यायाधीश है, पुलिस अधिकारी है, पंचायत सदस्य या फिर निजी स्कूल का शिक्षक, प्लीज बताइएगा। लोक सेवक की श्रेणी में कौन नहीं आएगा? तो भाई साहब इसका आंसर तो जो रहेगा भाई न्यायाधीश है, पुलिस अधिकारी, पंचायत सदस्य। निजी स्कूल के हमारे प्राइवेट टीचर होते हैं वो नहीं आते हैं लोक सेवक की श्रेणी में। आईपीसी की धारा आर्टिकल नंबर 21 के तहत लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी गई है। इसमें न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, चुनाव आयुक्त, सरकारी कर्मचारी और पंचायत के सदस्य शामिल होते हैं, क्योंकि वे जनता के लिए सरकारी कर्तव्यों का पालन करते हैं। निजी स्कूल का शिक्षक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह लोक सेवक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सद्भावपूर्ण गुड फेथ के लिए किए गए काम का क्या मतलब है? लापरवाही से किया गया, उचित सावधानी और ध्यान से किया गया, बिना सोचे समझे, चोरी छुपे। तो इसमें कुछ कहना ही नहीं था, गुड फेथ क्या होती है। आगे बढ़ेंगे, अब इसमें पढ़ लेना यार। कानून में सद्भावना का मतलब है केवल अच्छी नीयत नहीं है। आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई कार्य केवल तभी सद्भावपूर्वक कार्य माना जाता है जब उसे पूरी सावधानी और सतर्कता, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया जाए। यदि लापरवाही से कोई गलती होती है तो उसे गुड फेथ का बचाव नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। सर्टिफाइड कॉपी क्या है? फोटोकॉपी है, आधिकारिक रूप से सत्यापित नकल है, हाथ से लिखा नोट या फिर ड्राफ्ट। सारे के सारे लोग बताएंगे। सद्भावपूर्ण गुड फेथ का हमारा क्या है, अरे यार प्रमाणित कॉपी क्या, मैंने पीछे पढ़ लिया। प्रमाणित कॉपी क्या है? हमारा जो रहेगा आधिकारिक रूप से सत्यापित नकल। एक गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जब किसी सरकारी विभाग अदालत से किसी मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी मांगते हैं तो उस पर संबंधित अधिकारी के मुहर और हस्ताक्षर होते हैं कि यह मूल के अनुसार सही है, जो उसे हम प्रमाणित प्रति कहते हैं। इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज के बराबर ही मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 और ये दूसरा लास्ट क्वेश्चन है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कौन सी शक्ति होती है? फांसी देने की, ट्रायल चलाने की, शांति व्यवस्था बनाए रखने और आर्टिकल नंबर 144 लगाने की, और वकीलों को अपॉइंट करने की। हमारे पास जो रहेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आर्टिकल नंबर 144 लगाने की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पावर होती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे डीएम है या फिर एसडीएम है, सुप्रीटेंडेंट डीएम है और एसडीएम है, का मुख्य कार्य न्याय करना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। भीड़ को नियंत्रित करने, दंगों को रोकने के लिए धारा 144 या फिर कुर्की जैसे प्रशासनिक आदेश जारी करने की शक्ति देते हैं। मतलब कोई ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिमांड होम भेज सकते हैं भाई, कि उसको थोड़े टाइम के लिए 24 घंटे के 48 घंटे के लिए जेल भेज दीजिए। ट्रायल और सजा सुनाने की शक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होती है। आगे बढ़ेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा है जुडिशियल सेपरेशन का क्या मतलब है? पुलिस विभाग, पारिवारिक और वैवाहिक कानून, संपत्ति का बंटवारा या फिर जेल प्रशासन। जुडिशियल सेपरेशन मतलब होता है सेपरेशन, वही डाइवर्स का केस है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पारिवारिक या फिर वैवाहिक
कानून जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। बस ये लास्ट है। हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग न्यायिक पृथककरण एक ऐसा प्रावधान है जहां पति पत्नी कानूनी रूप से एक दूसरे से अलग रहने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं होता है। यह एक तरह का ठहराव होता है, मतलब ब्रीथिंग स्पेस होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा सांस लो, जब दिमाग ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर आना, जहां उन्हें अपने रिश्तों पर दोबारा सोचने का मौका मिलता है ना। थैंक यू सो मच। और बस आज का सेशन इतना ही था। सारे लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं विराट विजन नामक के चैनल पर, अभी हमारा टाइम हो रहा है 8:32, इसमें मैं 9 बजे से विराट विजन चैनल पे मैं अगेन लाइव करूंगी, जो कि एसएससी का मॉक टेस्ट रहेगा। अभी हमारा जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो मेरे ख्याल से 15 सितंबर का, सितंबर 30 चल रहा है 2025 का, तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें। बाकी खुशी द बेस्ट मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आपको कैसी लगी मेरी हिंदी, प्लीज़ टेल मी ज़रूर, है ना, क्योंकि मैंने हिंदी बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है, मतलब आफ्टर बहुत टाइम से नहीं पढ़ी, बचपन में पढ़ी थी, या फिर आप कहें कि फिफ्थ एंड 8th तक ही पढ़ी थी हिंदी, उसके बाद हिंदी नहीं पढ़ी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब वैसा पढ़ाने वाला नहीं पढ़ा, हालांकि 12वीं में भी हिंदी था शायद, हाँ, लेकिन पढ़ाया ऐसा नहीं है। दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर, पहला लेक्चर वो वाला था एंड दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। हाँ, क्वेश्चन जेन्युइन है यार, थैंक यू। चलो बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या। एंड 3 को तो कोई पेपर नहीं है SSCGD का, तो कोई एनालिसिस नहीं आएगा, बट 4 को जरूर आएगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे एवरीवन एंड विशिंग यू वेरी गुड लक, जिनका भी अपकमिंग पेपर है। थैंक यू।